आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। तो चलिए, फाइनली हम लोग का आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो आ चुका है। ये आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग का जो पिछले साल आपका बजट आया, बजट से जस्ट एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है। और आज के चैप्टर पे हम लोग करने वाला है इसका अध्याय नंबर 1। और अध्याय नंबर 1 में हम लोग वो सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन भी है जिसका कोई नीड नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग छोड़ने वाले हैं। आप जितना मैं डेटा करा रहा हूँ इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। ये आपके आगामी व्यापम का आपको पता है एग्जाम होने वाला है, काफ़ी हल्ला है, माहौल गर्म है। उसके अलावा अगर एसीएफ का एग्जाम हो जाता है तो वहाँ भी काम आएगा। साथ में आपका सीजीपीएससी का प्री के एग्जाम में ये काम आएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीजीपीएससी दे रहे हैं तो आपको मेंस का सोच के चलना पड़ेगा। अगर आप मेंस का सोच के नहीं चल रहे हैं तो प्री ही दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। मेंस के एग्जाम में भी ये डेटा काम आते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ सीजीपीएससी प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए भी इस डेटा को तैयार रखना है। इसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा लॉन्ग टर्म, जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता ना अगले साल वाला, तब तक के लिए ये डेटा आपका इंपॉर्टेंट है। और अगले साल का जब तक कोई नया डेटा नहीं आ जाता तब तक आप इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर आज का हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे का लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं अध्याय 1 में क्या है। देखिए, अध्याय 1 में जो है ना, बस एक समीक्षा है। समीक्षा मतलब एक ओवरव्यू लेते हैं हम लोग। ओवरव्यू लेके समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा हम लोग का इकोनॉमी कैसा है। मतलब किसकी इकोनॉमी की बात करें हम लोग, एसजीडीपी। एसजीडीपी यानी कि स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टेट का जो अपना जीडीपी है वो कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज, जब आपका इकोनॉमिक सर्वे शुरू होगा तो वहां पे सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो रहेगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, एक समीक्षा इसका भी। तो इसका भी विकास दर दिया हुआ है। तो अभी देखिए ये गलत लिखा हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा कि होगा आपका 2020 और 21 लास्ट ईयर हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति कैसी थी आपको पता है। कोरोना का मार हर कोई झेल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी झेला। और इसकी जो ये है प्रतिशत वृद्धि, याद रखिएगा ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि दर कितनी थी, -7.7। इसका ग्रोथ कम हुआ है। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये प्रतिशत वृद्धि है। तो -7.7 इसको याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम पे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना है लास्ट ईयर 2020-21। तो -7.7, और कारण आपको पता ही है क्या है, कोरोना। आगे आते हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहले एक समीक्षा देख लेते हैं। 2011 का जनगणना जो है उसके आधार पे छत्तीसगढ़ पे पॉपुलेशन कितना है, 2.55 करोड़। याद रखिएगा ये जो डेटा है ना ये आपके मेंस में काम आएंगे। पेपर 5 वहां पे इकोनॉमिक्स है, पार्ट 1 में। वहां पे ये इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे ये वाले सारे डेटा जो है काम आते हैं। तो ये सब चीज को याद रखिएगा। कितना है, 2,55,45,198। ये है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। और जनसंख्या के आधार पे छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है देश पे, टोटल जनसंख्या के आधार पे इनका स्थान है 16 सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, बाकी पहला कौन है दूसरा कौन है वो आपको जानने की नीड नहीं है। आप बस इस पे फोकस करिए कि हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के इस पे क्या लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे पड़ता है। और ये वाले जो डेटा है ना कि 2.55 करोड़ है, 16वां राज्य है, दिया तो इकोनॉमिक सर्वे पे है, लेकिन इन्होंने भी जो डेटा इस्तेमाल किया है वो किया आपका सेंसस का। सेंसस 2011, अभी 2021 पे जनगणना होनी ही थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो डिले हो गया। तो आप अगले साल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना उस पे ये जो है जनगणना के आधार पे आपका जो जनसंख्या या पॉपुलेशन ये बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आज के डेट पे देखते हैं, अगले साल तक का वेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है कितनी बढ़ी है और वैसे ही भारत की भी जनसंख्या कितनी बढ़ी है। ठीक, छत्तीसगढ़ में भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर भारत में 100% लोग हैं तो उसका लगभग 2.11% लोग जो हैं कहाँ रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये सारे देखिए ये वाले जो पॉइंट्स में बताया ना आपको, ये आपके प्री पे डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब चीज को याद रखिएगा। व्यापम के भी बहुत ज्यादा हल्ला है, आपको पता है, एसआई का एग्जाम और पटवारी का एग्जाम
सबसे टॉप पे यही है जो एग्जाम हो सकते हैं। एसआई का तो होगा ही होगा, अक्टूबर डेट इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद पटवारी की बारी है, तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके उठा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनगणना कितनी है। अगर पटवारी का हुआ तो ऐसा भी जनगणना के हिसाब से जनसंख्या कितनी है, तो ये 2.55 करोड़, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे। चलते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं लिंग अनुपात। लिंग अनुपात मतलब क्या होता है? सेक्स रेशो। सेक्स रेशो मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग एक क्या करते हैं, एक पैमाना लेके चलते हैं कि 1000 अगर पुरुष हैं तो 1000 पुरुष में महिलाएं कितनी हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी अच्छी है लिंग अनुपात में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या? मेल इज टू फीमेल का। तो अगर 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुष में महिलाएं कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुष में महिलाएं हैं 991, जो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है। मेल इज टू फीमेल का रेशियो देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है। तो इसको क्यों निकाला जाता है, इसको क्यों काउंट किया जाता है? तो इसका रीजन है आपका सबसे बड़ा, देखने के लिए कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, उनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतनी सारी योजनाएं जो लाई गई हैं वो कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, और महिलाओं का जनसंख्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जब महिलाओं का प्रतिनिधि बढ़ेगा तभी तो इनका ये जो लिंग अनुपात है बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये 991 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और जनजातियों में ये जो है और बेहतर है। जनजातियों में ये 1000 के पार पहुंच जाता है, मेरे ख्याल से शायद 1033 है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये तो अगले वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे इसको। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लिंग अनुपात भारत संघ में 5वां। देखिए, जनसंख्या में हम लोग 16वें नंबर पे हैं, लेकिन लिंग अनुपात में हम लोग आते हैं 5वें नंबर पे। तो स्थिति काफी अच्छी है। और ग्रामीण क्षेत्र पे देख लीजिए, जहां पे लोग बोलते हैं अनपढ़ लोग हैं, वहां पे लिंग अनुपात कितना है? 1001। मतलब 1000 पुरुष पे कितना? 1001 महिलाएं हैं, ठीक है। स्थिति कितनी अच्छी है। और शहरी क्षेत्र पे जिनको आप बोलते हैं कि शिक्षित हैं और चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनका लिंग अनुपात देखिए 956। 1000 लोगों में 956 महिलाएं। तो अभी भी हमको ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। भले उनके पास आय का वो सोर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी स्थिति देखिए, मानसिकता के तौर पे देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति इनकी कितनी बेहतर है, ठीक। साक्षरता की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो साक्षरता का दर है वो आपका 70.3। इंडिया में बात करें तो इंडिया में लगभग 74 आसपास का पड़ता है इंडिया का, लेकिन हमको नीड नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी वगैरह देखेंगे वहां पे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का कितना है? 70.3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ आपके बेसिक डेटा हो गए। और इसके बाद आते हैं हम लोग किस पे? सकल राज्य घरेलू उत्पाद, GHDP पे, जो कि हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं किस पे? स्थिर भाव पे। स्थिर भाव मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्थिर भाव। स्थिर भाव को बोलते हैं हम लोग करंट प्राइस, करंट नहीं, फिक्स, कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, ठीक। स्थिर भाव जो रहता है ना, वो लिया जाता है आपका 2011 के बेस पे। जैसे मान लीजिए 2011 है, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, 14, 15, 16 ऐसे चल रहा है ना, तो हमने 2011 को बेस ईयर मान लिया है। अब इसके आधार पे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए सपोज यहाँ पे 10 था, सपोज के केस पे 2011 पे 10 था, और अभी 2020 पे कितना है? 20। तो हम लोग 10 से कंपेयर करेंगे, 10 के कंपेयर पे 20 कितना हो रहा है आपका? 100% बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। और ये देखिए, अगर 2011 है, मान लीजिए ये 2014 और यहाँ पे 2015, 2014 में कितना भी रहे, 2015 में कितना भी रहे, अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मार्केट प्राइस, प्रचलित मूल्य, ठीक। तो ये अंतर होता है। बेस ईयर क्या होता है? हमने कोई एक आधार मूल्य आधार ईयर या आधार वर्ष मान लिया, जो कि इस जगह पे 2011, ठीक है। तो हमको जो याद रखना है, इसके अलावा एक चीज जो ध्यान रखिएगा आप, हमको जो याद रखना है वो चीज है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमको 2020-21 का डेटा को याद रखना है, ठीक। 20-21 के डेटा को याद रखना है। 20-21 का मतलब क्या हो रहा है, समझिएगा इसको। 20 यानी कि मार्च 2020 में ये शुरू हुआ था, और 21
सॉरी अप्रैल पे शुरू हुआ था और मार्च 2021 भी ये खत्म हो रहा है, मतलब ये पिछले साल का है। तो उसके आधार पे जो हम लोग का प्रतिशत वृद्धि दर है, किसका, छत्तीसगढ़ का प्रतिशत वृद्धि दर वो कितने पे है, कोरोना की वजह से -1.77% है। इस डेटा को याद रखिएगा। ये अगर मैं 3 स्टार के हिसाब से रेटिंग दूं तो ये 3 स्टार वाले हैं, मतलब आने की संभावना जो है ना सबसे ज़्यादा है इसकी, सबसे ज़्यादा। अगर प्री के एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में या ईसीएफ के एग्जाम में किसी क्वेश्चन को पूछना होगा तो ये प्राथमिकता होगी, याद रखिएगा, ठीक। और स्थिर भाव में औसत वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर का मतलब क्या हो जा रहा है, इसको मैं समझाता हूँ आपको, पहले इसको समझिएगा। देखिए 2011-12 आया होगा, फिर 12-13 आया होगा, ऐसे करते 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 आपका 2020 और 21 भी आया होगा। 2011-12 में कुछ रहा होगा, सपोज x, यहाँ पे रहा होगा y, 20-21 में हमने कितना देखा, -1.7। तो इसका औसत निकालेंगे, औसत निकलेगा तो औसत निकल के कितना आएगा, 5.09। ठीक है, ये है आपका औसत, ठीक। तो आपको क्या याद रखना है, आपको 2 डिजिट नहीं याद रखना, आप सिंगल डिजिट पे भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे 5.0%, औसत कितना, 5.0%। पिछले साल का कितना आपका रहा जीडीपी, -1.7%। इतना सफिशिएंट है। कभी भी आपके क्वेश्चन पे 2 डिजिट का आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपका अगर ऑप्शन आता भी है तो आएगा 1.7, 1.8, 1.9, 2.0। कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा 1.72, 1.73, 1.75 और 1.77। ठीक है, ऐसे कभी ऑप्शन नहीं मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, तो सिंगल डिजिट तक का आपको याद रखना है, ये हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला आ जाता है आपका जीएसडीपी, स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी। ठीक है, भागीदारी, भागीदारी मतलब होता है हम लोग का कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग का जीएसडीपी कितना है, लास्ट ईयर कितना था 2021 में, -1.7%। तो ये तो आपका प्रतिशत वृद्धि है, कितना हुआ, घटा है, -1.7% से घटा है। लेकिन उसके अलावा जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन भी तो होता है। अगर मान लीजिए सपोज, चलिए ये घटा है ना 1%, सपोज ले लीजिए, चलिए 2% से घटा है। हम लोग मान के चले कि पिछले साल हम लोग का 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, 2% से घटा दें इसको तो इस साल 98,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा 2% से घटाने के बाद। ठीक है, 98,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। तो ये 98,000 करोड़ का जो रेवेन्यू होगा, कंट्रीब्यूशन भी तो होगा इसका, कुछ लोग कंट्रीब्यूट भी तो करेंगे। अपने 3 सेक्टर ही हैं, पहला है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है आपका इंडस्ट्री सेक्टर और तीसरा है आपका सर्विस सेक्टर। ये 3 सेक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे तब जाके आपका 98,000 करोड़ रुपया बनेगा। तो यही है हमारा क्षेत्रवार प्रतिशत। ठीक, 2020-21 में जो आपका -1.7 का जो आपका क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ हम लोग का जीडीपी, तो जितना भी बना होगा, सपोज अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 98,000 करोड़ आसपास हमारा बना होगा, तो इसमें अलग अलग सेक्टर वाले क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कृषि सेक्टर वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 17.64, सेवा वाले कितना करेंगे, 35.94 और उद्योग वाले कितना करेंगे, 46.4। याद रखिएगा इनको, एक एक डिजिट भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, 17.6, 35.9 और 46.4। इनको ऐसे करके याद रखेगा। और याद रखेगा हमेशा छत्तीसगढ़ पे, हम लोग अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो देता है वो देता है कौन, उद्योग, दूसरे नंबर पे कौन, सेवा और तीसरे नंबर पे कौन, कृषि। लेकिन जब हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया पे पहले नंबर पे कौन आता है, सेवा, दूसरे नंबर पे कौन आता है, उद्योग और तीसरे नंबर पे कौन आता है, कृषि, इंडिया पे। ठीक है, तो ये डेटा को याद रखिएगा। ठीक, अब कुछ देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये तो था कंट्रीब्यूशन, किसका, कृषि सेक्टर का, सेवा सेक्टर का और उद्योग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं
इनका प्रतिशत वृद्धि दर क्या चल रहा है। कृषि हर साल कंट्रीब्यूट कर रहा है 17% के लिए, लेकिन हर साल जो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या हर साल ये 17% मतलब इस पे क्या वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज को भी देखना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहला सेक्टर आता है कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से कहा जाता है। और कृषि सेक्टर में याद रखिएगा क्या क्या चीजें आती है, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी। एक हिसाब से एकदम आपको सिंपल सा याद रखना हो, आप नेचर से जो चीज को डायरेक्ट प्राप्त करते हैं वो आपका कृषि सेक्टर पे आता है। जैसे कि माइनिंग, माइनिंग जो है वो आता है आपका कृषि सेक्टर पे। खनन ना, याद रखिएगा खनन। लेकिन फिर इसका अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं, सपोज सिर्फ खनन किया है, अब इससे मैं कोयला निकालना शुरू कर दिया तो आ जाएगा आपका इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। डायरेक्ट आपको कुछ नेचर से प्राप्त हो रहा है तो वो आएगा आपका कृषि सेक्टर पे। तब ये देखिए इनका क्या है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया हुआ है। 2011 में भी कुछ रहा होगा, 12 में भी कुछ रहा होगा, 13 में भी कुछ रहा होगा, लेकिन मैटर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 20 और 21 वाला। तो 20 और 21 पे कृषि सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 4.6। और दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका औसत वृद्धि, कितना, 4.7। ठीक है, 4.6 और 4.7 याद रखिएगा। 20-21 में कितना कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन नहीं सॉरी, 20-21 में इसका कितना परसेंट का वृद्धि है, कितना परसेंट का वृद्धि है, 4.6। औसत वृद्धि दर कितना, 4.7 लिंक कर रहा है। ठीक है, और देख लीजिए 2 साल ऐसा है, 2 साल ऐसा है जिस साल जो है आपका कृषि जो है वो नेगेटिव में गया था। आपको इसके डेटा याद रखने की नीड नहीं है, आपको क्या याद रखने की नीड है कि किस साल ये नेगेटिव में गया था। ठीक, ये देखिए 15-16, 16-17 और 17-18। मैंने आपको पिछले साल भी बताया था। इसको याद रखने का क्या तरीका है, इसको देखिए। सबसे पहले उद्योग क्षेत्र, ये वाला सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में इससे पहले जो थी, देखिए 20-21 में सबसे ज्यादा कमी आ गई उद्योग क्षेत्र में। इससे पहले उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी आई थी आपका 2014-15 पे, तो वो हट चुका है। वो रहता तो हम लोग लिंक करके याद कर लेते, अब इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए ऑफेंड मत हो जाइएगा कोई भी। 2014 में मोदी जी आए, एक साल के बाद जो है यानी कि 2015-16 पे कृषि सेक्टर चल गया नेगेटिव में। ठीक, 2016-17 में ये गया फिर से पॉजिटिव, और ये हो गया आपका हाईएस्ट। उसके बाद फिर 2017-18 में फिर से चल गया ये नेगेटिव। याद रखिएगा इसको। ठीक, 15-16 पे क्या नेगेटिव, 16-17 पे आपका पॉजिटिव, और 17-18 में फिर से आपका नेगेटिव। तो ये 3 को याद रखिएगा। आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन कि कौन से ईयर पे कृषि जो है आपका नेगेटिव पे गया हुआ है, तो आप क्या बताना, 15-16 और 17-18। ठीक है, 16-17 वाला जो डेट है इस साल पे ये था सबसे ज्यादा सर्वाधिक। इस साल बाढ़ और सूखा पड़ा होगा 15-16 और 17-18 में, इस वजह से ये नेगेटिव गया है। ठीक, अगला है आपका उद्योग क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। इस क्षेत्र में क्या क्या आ जाते हैं, खनन आ जाएंगे, विनिर्माण आ जाएगा। ठीक है, विद्युत आ जाएगा, जल आपूर्ति आ जाएगा, निर्माण आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक चीज हमने गलत लिख दिया, खनन नहीं, इसको उत्खनन बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, उद्योग, इसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, निर्माण, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 20-21 वाला, कितना देखिए, -5.2, इतना का कमी हो गया है अपने। और औसत कितना बन रहा है, 4.7। ठीक, औसत कितना बन रहा है, 4.7 का। और सबसे ज्यादा किस साल था, तो ये था आपका 9.4। किस साल था, 18 पे। तो 9.4 आपको याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, 18 पे सबसे ज्यादा था। देखिए यहाँ तक 17-18 तक खत्म हो रहा है, फिर 18-19 बच रहा है ना, और 18-19 यहाँ जोड़ लेते हैं। ठीक है, 18-19 को यहाँ जोड़ लेते हैं। अब इसको करके देखते हैं। देखिए दो 2014 में आए मोदी जी, 14-15 एक साल छोड़ देते हैं इनका, जाने दीजिए। अब आते हैं 2019
15-16 से। इस साल गया आपका कृषि नेगेटिव, फिर आया इनका 16-17। इस साल गया कृषि जो है सर्वाधिक पॉजिटिव, फिर आया इनका अगला साल 2017-18, फिर इन्होंने लेके गया कृषि को नेगेटिव, फिर आया क्या 2018-19। इस साल इन्होंने उद्योग क्षेत्र को सर्वाधिक ऊंचाइयों तक लेके गए। ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है, याद रखने में आसानी होगा। ठीक, क्लियर होगा यहाँ तक? चलते हैं आगे, इसको याद रखिएगा। आगे क्या है अपना सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, ठीक, 18-19 देख लीजिए। 18-19 में सर्वाधिक वृद्धि है किसमें? सेवा क्षेत्र पे, तो यहाँ पे इसको भी जोड़ देते हैं। 18-19 में मोदी जी उद्योग के अलावा सेवा क्षेत्र को भी लेके गए सर्वाधिक पे। तो ऐसे करके आपको याद रहेगा, ठीक है, कृषि कृषि कृषि, फिर उद्योग और सेवा। और सेवा क्षेत्र पे हम लोग देखें 2020-21 का कंट्रीब्यूट इनका कितना है औसत वृद्धि, तो ये है कमी आया है 0.75। कारण आपको पता ही है, कोरोना के कारण। तो हमारा देखिए किस पे कमी आया है, 20-21 पे जो आपका कृषि क्षेत्र था वो था 4.6, ठीक है, और बाकी दोनों पे कमी आया है 5.2 और 0.75, 0.75, ठीक है, क्लियर है। ये नेगेटिव नहीं गया है ना सेवा आपका, याद रखिएगा, बस कमी आया है। सेवा नेगेटिव नहीं गया है, कमी आया है बस। चलते हैं आगे। इसके बाद कुछ हम लोग और बेसिक देख लेते हैं क्योंकि समीक्षा कर ही रहे। तो धान खरीदी, इसके बारे में मतलब ये उतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला धान खरीदी का, क्योंकि ये समर्थन मूल्य जो है ये चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, बाद में चेंज हो जाएगा। तो बाद में हम लोग जब करंट अफेयर में एमसीक्यूज करेंगे तो वहां पे समर्थन मूल्य दोबारा देखेंगे। अभी के लिए याद रखिए जो आपके इकोनॉमिक सर्वे पे दिया हुआ है, धान सामान्य ग्रेड का इस पे 1868 रुपये पिछले साल मिल रहा था ये प्रति क्विंटल, और धान ग्रेड ए का 1888 रुपये पे मिल रहा था। और याद रखिएगा समर्थन मूल्य जो रहता है वो भारत सरकार घोषित करता है। और समर्थन मूल्य आपका इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है? फार्म बिल को लेके बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, आपको पता है, रिसेंटली 1 से 2 साल पे। तो फार्म बिल को लेके प्रोटेस्ट हुआ, उनका एक प्रमुख डिमांड जो था वो था आपका समर्थन मूल्य। तो समर्थन मूल्य इसी की वजह से आपका सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। समर्थन मूल्य आएगा धान का और गेहूं का, ये दोनों याद रखिएगा, पूछ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। बोनस कौन प्रदान करता है? राज्य सरकार, और दे भी रही है। किस योजना के तहत दे रही है? कमेंट करके बताइएगा, राज्य सरकार जो है हमें किस योजना के तहत बोनस प्रदान करती है? हमें नहीं, किसानों को। उसके बाद उचित मूल्य की दुकानें, इसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी, ठीक, यहाँ से चावल मिलता है। तो नवंबर 2020 की स्थिति तक देखते हैं उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं। पूछ सकता है, कुछ उचित मूल्य की दुकानें बढ़ी भी। तो उचित मूल्य की दुकानें ग्रामीण क्षेत्र पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा 11,149, शहरी क्षेत्र पे कितना 1,302, टोटल कितने हो जा रहे हैं 12,451। अब आपको एग्जैक्ट डेटा इसका याद नहीं रखना है, ऐसे डेटा जो रहते हैं कभी भी एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछते। अगर आपसे पूछता है ग्रामीण क्षेत्र में कितना, आपको यार 11,100 आसपास कुछ था, शहरी क्षेत्र में कितना 1,300 आसपास कुछ था, टोटल कितना 12,000 आसपास कुछ था। इतना भी याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। अगल बगल ऑप्शन आपको बहुत दूर दूर मिलते हैं, ठीक। और वर्तमान में कितना राशन कार्ड है? पिछले साल जो था वो था 65.56 लाख राशन कार्ड, इस साल राशन कार्ड बढ़ के हो गए 67.11 लाख राशन कार्ड बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा राशन कार्ड बढ़ रहे हैं। राशन कार्ड के माध्यम से ही स्वास्थ्य का भी एक योजना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, आपको पता ही। अब आपको स्मार्ट कार्ड की नीड नहीं पड़ेगी, राशन कार्ड दिखाइए, इलाज करवाइए, ठीक। अच्छा, आपको पता है क्या कि सबसे ज़्यादा राशन कार्ड, अभी खैर पहला क्लास है, हम लोग आगे जब जाएंगे तो ये चीज़ को देखेंगे, लेकिन क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था पिछले साल कि सबसे ज़्यादा राशन कार्ड कौन से जिले में, या कौन से शहर पे?
याद होगा तो कमेंट करिएगा। पिछले साल वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप गैस कर लेंगे। चलिए उसके बाद वित्तीय स्थिति हम लोग देख लेते हैं। ठीक, वित्तीय स्थिति मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है राज्य का, और कुछ प्रिडिक्शन किए गए हैं उसको देख लेते हैं। 2021 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले साल के वर्ष में 10.75% वृद्धि अनुपातित है। वृद्धि में ऐसे ऊपर का साइन बनाइएगा, इसको हम लोग वृद्धि में काउंट करते हैं। 2021 में 16.66% कर राजस्व में वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, देखिए क्या बोला, राजस्व प्राप्ति जो रिवेन्यू होता है, रेवेन्यू जो प्राप्त होगा हम लोग को, उसमें 10.75% ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा ऐसा अनुमानित है। और कर राजस्व यानी कि टैक्स से कितना 16.66% ज्यादा मिलेगा, यह अनुमानित है। और कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान यानी कि टैक्स रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, तो इन्होंने बोला है 63। ये हमेशा इसी के आसपास रहता है, याद रखिएगा 63, 65, 64 इसी आसपास रहता है हमेशा। 2017 पे जो आया था ना आपका पीएससी पे डेटा के बहुत सारे क्वेश्चन, तो वहां पे ये वाले क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था, कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग छोड़ दिए थे। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी याद है ना 63, तो याद रखिएगा वो 65 के अगल बगल रहता है। कर राजस्व का इतना रहता है। बच गया कौन, नॉन टैक्स वाला। नॉन टैक्स वाले का हमेशा जो है 35 के आसपास रहता है, 32, 33, 34, 35 इसी आसपास रहता है हमेशा। तो अभी कभी भी आपको जो है ना ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे कि एक 65 दे दिया, एक 64, 63, 62। अभी तक तो ऐसे देखने को नहीं मिले, आगे सरकार का पता नहीं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका पता नहीं। लेकिन जनरली क्या आएगा, एक 65 आएगा, एक 85 आएगा, एक 40 आएगा, एक 30 आएगा। तो 65 वाला सही होगा कर राजस्व का, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक समीक्षा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। अब खाता इसमें बढ़ नहीं रहा है, 1.40 करोड़ खाते हैं, पहले भी थे और अभी भी नहीं है। ठीक, प्राथमिक साख कृषि साख समिति, ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, ये कितना 1333, ये है आपका विपणन। इनको चेंज करने के ऊपर सरकार विचार कर रही थी, लेकिन इसको चेंज नहीं किया गया, अभी भी इतना ही है, इसी को याद रखिएगा। और चावल तिहार शुरू होता है। फिर धान खरीदी कहाँ किया जाता है, तो धान खरीदी किया जाता है धान उपार्जन केंद्र पे। कितने हैं टोटल अपने पास, 2048। ठीक है, इसमें सदस्य कितने होंगे, 20.98 लाख। ठीक, इस कृषि मंडी को याद रखिए, अभी पिछले साल वाले प्रीवियस से क्वेश्चन आया, कृषि उपज मंडियां कितनी है, 69। कृषि उपज उप मंडियां कितनी है, 118। यही क्वेश्चन आपका बना था लास्ट ईयर, इसी से क्वेश्चन आया था और ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपका। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा करा रहा हूँ। मछली पालन हमेशा आपका 94% के आसपास रहता है, और इस साल कितना है, 94.66। कुल जल क्षेत्र का जितना भी अपने पास जल क्षेत्र है, उसके 94% एरिया पे लगभग मछली पालन किया जाता है। ठीक, और हमेशा आपको इतना ही मिलेगा, 93, 94, 95। तो इसको भी इतने पे ही याद रखिएगा, 94 के आसपास करीब रहता है। लास्ट है हम लोग का खनिज की स्थिति देख लेते हैं। 2019-20 देखिए, खनिज एक साल और पहले चलता है। तो मुख्य खनिज जो है, मुख्य खनिज में क्या क्या आ जाता है, कोयला, लोहा, चूना पत्थर, उसके अलावा आपका बॉक्साइट, टिन, ये है आपके मुख्य खनिज। इससे अपने को आय की प्राप्ति हुई 4524.03। ठीक, और गौड़ खनिज बालू, कंकड़, आपका मिट्टी, आपका गिट्टी, ये सारी चीजें जो है इनसे हमको प्राप्त हुआ 194.79। ठीक, यही सारे डेटा तो है जो आपको हर साल अपडेट करने पड़ते हैं, और इन्हीं डेटा के लिए आप नई बुक खरीदते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे से डेटा अपडेट करना सीख गए ना, तो आपको नई बुक खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी। अब पुरानी बुक कोई भी रखे होंगे, उसमें इस डेटा को अपडेट कर दीजिएगा, नई बुक लेने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 19-20 में टोटल खनिज राजस्व से आय कितनी हुआ अपना, 6195.72 करोड़, लगभग 6000 करोड़। याद रखिएगा, इसको ऐसे करके भी तो काम हो जाता है अपना। ठीक है, और अपने पास कौन सी औद्योगिक नीति है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, तो वह औद्योगिक नीति 2019 से लेकर 24,
इसको 1 नवंबर 2019 से अपनाया गया है और ये कब तक चलेगा? 1 नवंबर 2024 तक चलने वाला है। और विद्युत की स्थिति कितनी है? विद्युत की स्थिति देखिए बहुत अच्छी है अपनी। हम लोग जीरो पावर कट है, कब से? 2007-8 से जीरो पावर कट है। जीरो पावर कट का मतलब क्या होता है? जितना हम लोग को बिजली चाहिए उससे ज्यादा हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। मतलब क्या होता है इसका? छत्तीसगढ़ में कभी लाइट गोल नहीं होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कभी लाइट गोल नहीं होता है। हाँ, टेक्निकल फॉल्ट आएगा तो लाइट काट देंगे, वो अलग बात है कि टेक्निकल फॉल्ट बोल के ये लाइट काट देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में लाइट गोल नहीं होता है। डेटा पे भरोसा रखिए। तापीय, सबसे ज्यादा हम लोग तापीय ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, इसी से बिजली का जनरेशन होता है और कोयले का इस्तेमाल होता है ताप के लिए सबसे ज्यादा 3080 मेगावाट। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी तो ये समीक्षा है। ये जल से 138.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें से 120 मेगावाट आपका कहाँ से होता है? हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। अन्य सह उत्पाद में 6 मेगावाट का उत्पादन होता है भोरमदेव शक्कर कारखाना से। भोरमदेव शक्कर कारखाना में जो शक्कर बनता है ना, तो उसका अपशिष्ट बचता है। अपशिष्ट को क्या बोलते हैं? वेस्टेज बोल सकते हैं आप। जो अपशिष्ट बचता है आपका गन्ने का, उसका इस्तेमाल करते हैं बिजली उत्पादन करने के लिए, तो 6 मेगावाट का उत्पादन वहां से हो जाता है। उसके बाद अभी पंडरिया, ये तो पंडरिया पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना भी खुला है कवर्धा पे, जहां के अपशिष्ट से 12 मेगावाट बिजली उत्पादन का योजना है। अभी तक इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं। तो याद रखिएगा, कुल स्थापित क्षमता अपने पास कितनी है बिजली का? 3224.70 मेगावाट। ठीक है, तो यहाँ पे एक समीक्षा जो है अपना ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ चीज समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा। आपके कोई डाउट है, कोई संशय आपको रह जाता है तो हमें कमेंट करके बताइए, उसका निवारण करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग कंटिन्यू इस सीरीज के साथ। पहले इस सीरीज को खत्म कर लें, उसके बाद हम लोग का जो है करंट अफेयर भी आने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।